हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम क्या टॉपिक देखेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल रहेगा। CUT अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, IPU CET के लिए, क्लैट एलेट, कोई से भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा लो, ठीक है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर एक टॉपिक ज़रूर आता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिल जाता है, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे उसके टेन्योर से रिलेटेड हो, या फिर उसके इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड हो। तो आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम उसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये हमारे पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पार्ट 5 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। जो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है किस चीज़ से डील करता है, हमारा पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। आर्टिकल जैसा कि इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है, एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। ओके, तो ये बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव है। अगर पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव है तो अगला पार्ट कौन सा होगा, हमारा स्टेट से रिलेटेड होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट, PM रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा और अटॉर्नी जनरल रहेगा, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फर्दर के जो पार्ट्स हैं जो यूनियन से ही रिलेटेड है वो कौन सा है, पार्लियामेंट, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है आर्टिकल नंबर 123 के अंदर गिवन है। यूनियन जुडिशरी, क्योंकि सेंटर की है, दैट इज एपेक्स लेवल है इसका जुडिशरी का, ये कौन से आर्टिकल में, 124 से 147। लास्ट में बचता है हमारा कैग, ऑडिटर जनरल, 148 से 151 तक। तो जैसा कि हमने देखा ये पार्ट 5 में। चलो कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने थे, उस टाइम पे हमारे पास जो टोटल पार्ट्स थे 22 थे। आज के टाइम में वो पार्ट्स कितने हो गए हैं बढ़ के, 25। तो ऑब्वियसली हमने कोई चीज़ को ऐड किया होगा। इसके अंदर हमने कुछ पार्ट्स को ऐड किया। तो जिन पार्ट्स को हमने इसके अंदर ऐड किया है कौन कौन से, जैसे पार्ट 4A को हमने ऐड किया इसके अंदर, जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसको ऐड किया। ओके, पार्ट 9A ऐड किया गया, 9B ऐड किया गया, 14A ऐड किया गया, ठीक है, मल्टीपल। तो इस हिसाब से अगर हमने 4 पार्ट ऐड करती तो ये तो 26 हो जाने चाहिए थे। नहीं, हमने एक पार्ट को माइनस भी किया है। पार्ट नंबर जो 7 है, 7 को हमने माइनस किया है, जो स्टेट्स के बारे में बताता है। उस टाइम पे जो स्टेट्स का डिवीज़न था उसको बाद में हमने चेंज कर दिया, तो एक पार्ट को हमने रिमूव भी किया है, 4 को ऐड भी किया है। तो हमारे पास टोटल पार्ट बढ़ के कितने हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं। ओके, क्लियर हुआ। तो जिसमें से पार्ट 5 के अंदर क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो पार्ट 1 में कुछ होगा। पार्ट 1 में हमारा क्या है, पार्ट 2 में हमारा क्या है, 3, 4, 4A, फिर पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। जो आर्टिकल ये कहां से कहां तक है, ये वाले आर्टिकल है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 है, ये कहां से कहां तक है, 5 से 11। पार्ट 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 12 से 35। पार्ट 4, 36 से 51, दैट इज कौन सा, DPSP। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, आर्टिकल इसका कौन सा है, 51A। तो 51A तक तो हो गया। अब कौन सा आएगा, पार्ट 5, जिसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव का है। तो इसमें कहाँ से देखो, 51A के बाद अगला आर्टिकल कौन सा होगा, 52 से लेकर 151 तक। तो हम आज इनके बारे में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें, ठीक है। और ये पार्ट 5 फर्दर कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है,
चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। चैप्टर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये सारी चीजें। जैसा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल पे कौन होता है, इसके कंपैरिजन करेंगे हम, गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट होता है, बट स्टेट लेवल पे डिप्टी गवर्नर करके कुछ है नहीं। पीएम होता है, स्टेट लेवल पे कौन होगा, चीफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉम ही बोलते हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। स्टेट लेवल पे कौन होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलो ये जब हम स्टेट्स देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, अभी मेन ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट है क्या। ओके, प्रेसिडेंट की बात करते हैं। हाँ, तो प्रेसिडेंट में हमें क्या क्या मेन चीजें देखने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल कहां से कहां तक है, 52 से 62 तक। तो इसके 10 आर्टिकल्स हैं। इसके बाद 63 से किसके स्टार्ट हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहला आर्टिकल 52 क्या कहता है हमारा, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। हु शेल बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये किसका हेड होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। एक बार प्रेसिडेंट के बारे में ध्यान से देख लो। देखो प्रेसिडेंट क्या है हमारा, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, ही इज द हेड ऑफ, आगे नाम लगा लेते हैं, नॉमिनल हेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, या फिर कौन सा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ही इज नॉट द रियल हेड, ये रियल हेड नहीं है, ही इज नॉट रियल हेड, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन हेड होगा, आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन किया गया है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी करेंगे, उसके बाद फाइनली साइन किसका होगा, किसके नाम पे वो बिल पास होगा, दैट इज प्रेसिडेंट। हमने पढ़ा है ना, कोई भी हाउस जो है, लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, कोई भी अपना बिल भेजेगा, फाइनली यहां से अगले हाउस में आता है, देन यहां से आने के बाद वो कहां पर जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। या जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, कहां किस में है, आर्टिकल नंबर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। एक चीज और याद रखनी है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी सेंसस होता है, जब भी सेंसस होगा उसमें प्रेसिडेंट पहला पर्सन होगा जिसको काउंट किया जाता है, हु इज काउंटेड फर्स्ट। क्लियर हुआ यहां तक। तो आर्टिकल 52 देख लिया, आर्टिकल नंबर 53 देख लिया। अब बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। जो इलेक्शन कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका इलेक्शन। इसके इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब जिन लोगों से मिलके इसका बना है कि कौन कौन लोग इसमें पार्ट लेंगे। ओनली ये किस लोगों से बना है, इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स किसके, एमपी एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर्स किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबलीज ऑफ द यूटीज ऑफ पौंडुचेरी। तो कौन कौन है, अगर हम इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ जो प्रेसिडेंट है ये केवल इलेक्टेड लोगों से ही मिलके बना है। इलेक्टेड कौन होंगे, ये एमपी हो सकते हैं, एमएलए। एमएलए ये किस किस के होंगे, स्टेट्स के होंगे, और हमारे पास 2 स्टेट्स के होंगे एंड 2 यूनियन टेरिटरीज है जिसके ये होंगे, दैट इज दिल्ली एंड। नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसमें कभी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते इसके इलेक्शंस में। अगर हम इसकी बात करें, इसमें कभी भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे इसके अंदर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय, क्योंकि इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। क्यों, राज्यसभा में 12 बंदों को अपॉइंट करता है, अगर वो लेंगे तो प्रेसिडेंट की वोटिंग तो ऐसे ही बढ़ जाएगी ना। मान लो आपने किसी बंदे को अपॉइंट किया और वही आपके इलेक्शन में पार्ट लेगा, तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल, वो दे विल बी बायस्ड। ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ बायस्ड हो सकते हैं, तो इसलिए इस बाइसिंग को हटाने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटाया गया है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक।
हाँ, और एक और बात है, इसका इलेक्शन कौन कराता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का इलेक्शन कराती है? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एंड एमएलएज का। स्टेट के एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा से, ठीक है। सीक्रेट मेथड ऑफ वोटिंग बोलते हैं, तो अभी आगे आएगा, उसको हम देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? इज द हेड ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया इज क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जो हमारा हेड है, हेड इज नॉट हेरिडिटरी। जो हेड होता है, हेड हमारा कभी हेरिडिटरी नहीं होगा, इलेक्टेड वन, ही विल बी द इलेक्टेड वन। हमेशा उसको क्या होगा? इलेक्ट करेंगे। जबकि तो हमारा हेड कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। जबकि यूके की बात करते हैं, यूके में कैसा है? मोनार्की। वहाँ का हेड आइदर किंग होगा या क्वीन होगी, जबकि इंडिया में नहीं है। रिपब्लिक हमारा हेड विल बी इलेक्टेड वन, हमेशा 5 साल में चेंज होगा। तो हेड ऑफ द कंट्री होगा फर्स्ट सिटीजन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्यूरिंग सेंसस काउंटेड फर्स्ट। जब भी सेंसस होता है, इसको काउंट क्या किया जाएगा? काउंटेड फर्स्ट। नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड बोलते हैं टाइटलर हेड, केवल नाम का हेड है। डी जूरे हेड ऑफ द कंट्री, ही इज जस्ट द नॉमिनल हेड। सारे काम बेसिकली किसके बेसिस पे करते हैं? मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ काम सारे किसके बेसिस पे करेगा? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 74, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइज द किसको? प्रेसिडेंट को। अच्छा, अब हमने 52 देख लिया, 53 देख लिया, 54 देख लिया। 54 में इलेक्शन की बात है कि जैसे 52 में देखा देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में देखा ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल लाई इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 54 में हमने देख लिया कि भैया देयर विल बी इलेक्शन। इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा? चलो आपने बता तो दिया इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा। अब आर्टिकल 55 की बात करते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन इनका कैसे होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। proportional representation plus single transferable voting system, voting done by secret ballot। तो कैसा सिस्टम है इनका? इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी कि एक बंदे के वोट आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को प्रायोरिटी दी, फॉर एग्जांपल A को मैंने वोट दिए, फिर जैसे जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो ऊपर वाले बंदे को वोट्स ट्रांसफर होते चले जाते हैं। इसी सिस्टम को क्या बोला गया है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट के लिए यही होता है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली होता है, वहाँ के लोग डायरेक्टली वोटिंग करते हैं। जबकि हम लोग, इंडिया के लोग डायरेक्टली वोटिंग नहीं करते। हम किसको चुनते हैं? हम चुनेंगे MP को और MLA को। इसको क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? स्टेट इलेक्शन। ठीक है, हम इनको चुनते हैं एंड दीज पीपल विल किसको इलेक्ट? दे विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये लोग किसको इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को। दैट्स व्हाई दे आर नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। हमें अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब वोट वैल्यू कैलकुलेशन। अब जो वोट का वैल्यू है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए बेसिकली किसी का भी नाम प्रपोज करना है, कितने प्रपोजर चाहिए? 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स। जब भी हमें नाम प्रपोज करना होता है तो 50 प्रपोजर चाहिए, 50 सेकेंडर्स। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, VP के केस में कितने हो जाएंगे? 20 और 20, T20, हाँ, प्रपोजर एंड सेकेंडर्स। वैल्यू ऑफ ऑल MLAs, जितने भी MLAs होते हैं उनके वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जैसे MLA के में वेट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक स्टेट ले लेते हैं, किसी स्टेट की पॉपुलेशन 1 लाख है, उसमें हमने मान लिया 100 MLA हैं, ठीक है, 10 लाख मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, 20 20 30 30। तो एक MLA की वोट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। उस स्टेट के एक MLA की वैल्यू, वोट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारे MLA के वोट की वैल्यू आ गई। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MP,
एमपी क्या कहता है, टोटल वैल्यू जितने भी इंडिया के सारे एमएलएज हैं सबके वोट की वैल्यूज, वोट वैल्यूज ऑफ ऑल एमएलएज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इलेक्टेड एमपीज की बात कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में कितने होते हैं हमारे इलेक्टेड, अभी कितने हैं हमारे 543, राज्यसभा में 245 है जिसमें से 12 हटा दो तो 233, 3 3 6 4 3 7, तो कितना हो गया 543 प्लस 230, क्योंकि 12 नॉमिनेटेड होते हैं ना बाय फ्रॉम द फील्ड ऑफ किससे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, LASS। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यू हमेशा फिक्स आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमएलएस की जो वोट की वैल्यू होती है वेरीज करती है स्टेट टू स्टेट, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट जो एमपीज होते हैं इनकी वैल्यू ऑफ वोट क्या रहती है, इज फिक्स्ड। ठीक है, इतना आगे देखते हैं। एक इलेक्टोरल कोटा होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय वैकेंसीज प्लस 1। जब भी हमें इलेक्शन जीतना है तो उसको मिनिमम इतने वोट्स लेने हैं। जब तक किसी भी कैंडिडेट को इतने वोट्स नहीं चल रहे तो हमेशा वोट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, वोट नीचे के ऊपर जाते रहेंगे जब तक ये इलेक्टोरल कोटा अचीव नहीं हो जाता। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय वैकेंसीज प्लस 1 ठीक है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन से इसमें बताया गया 5 ईयर्स होता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे पास कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से, ठीक है, 1962 तक हमारे रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से 1962। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्व ट्वाइस एज वाइस प्रेसिडेंट, सिमिलरली ये भी 2 बार रहते हैं 50 से 62। ठीक है, तो क्लियर हुआ आर्टिकल नंबर 56, दैट इज टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कितना है 5 ईयर्स। आप याद रख सकते हैं 5 से 6। ठीक है, तो जस्ट 5 से चेंज हो रहा है, छठे पे जा रहा है, तो 5 ईयर्स ये उससे रिलेटेड है। हाँ, अब जो प्रेसिडेंट है कैन रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देगा अपना, तो प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन होता है वो देगा वीपी को, और वीपी अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ऐसा भी होता है अगर मान लो प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन वीपी को दे दिया तो वीपी बेसिकली कम्युनिकेट किस चीज को, किसको करेगा सबसे पहले कम्युनिकेट, लोकसभा स्पीकर को। क्लियर है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है 1952 से 1962। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वाज द, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे क्या थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी रहे थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 मीटिंग होती है, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को एंड 13 दिसंबर को। जो फर्स्ट मीटिंग होती है इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सेकेंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कंस्टिट्यूएंट। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसको बाद में जाके क्या बोला जाता है, प्रियम्बल, जिसी को बाद में क्या बोला गया, प्रियम्बल। तो इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चीजें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आर्टिकल 56 एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, जबकि यूके में क्या है, यूएसए में क्या है, केवल 2 टाइम्स हो सकता है। तो ट्रंप जो है अब नहीं बनेंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बन चुके हैं, बराक ओबामा भी लगातार 2 बार रहे थे, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है ओबामा साहब भी 2 बार रहे थे, 2 टाइम्स, तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस नहीं लड़े। ओके, तो कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और नेचुरलाइज सिटीजन्स भी हैं, वो भी क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 58 किससे रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, देखो क्वालिफिकेशन ये स्टडी वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, मेनली ये वाली क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 उसकी एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एंड ही शॉल नॉट बी अ मेंबर ऑफ
ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है बट स्टिल क्या कर रहा है, तब भी इलेक्शन में वो पार्ट ले रहा है, तो उसको वो मेंबर नहीं होना और एलिजिबल होना है उसको, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट को लोकसभा के लिए होना है और वाइस प्रेसिडेंट को किसके लिए इक्वल होना है, राज्यसभा के लिए, ठीक है। इस चीज़ में यही बताया गया। आर्टिकल क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि बता रखा है 2 बार मैक्सिमम सर्व कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है, जो मेंबर ऑफ लोकसभा की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वही सेम क्वालिफिकेशंस इसकी हैं। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई दूसरी जॉब नहीं करनी है उसको, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन विच पीपल आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, हाउएवर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर आर नॉट कंसिडर्ड एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कोई दूसरा ऑफिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे कैन बी बायस्ड, तो उसके लिए वो बायस्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट के ऊपर ना कोई भी ही इज इम्यून, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से वो इम्यून है अगर वो ऑफिस में है, अपने ऑफिस के टर्म में। ये करने से पहले आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी कैरिड अगेंस्ट हिम। तो प्रेसिडेंट को बेसिकली क्या है, सिविल जितनी भी आपकी क्रिमिनल या इम्यूनिटीज है, क्रिमिनल इम्यूनिटीज से उसको इम्यून रखा गया है। सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए भी 2 month का टाइम दिया गया है। अगर 2 month का टाइम बेसिकली इनको ना इम्यूनिटी इसलिए प्रोवाइड करी जाती है, अगर मान लो इनको इम्यूनिटी ना दे तो दे विल नॉट बी एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, थोड़ा इनके अंदर डर वगैरह रहेगा, ठीक है। तो पर्सनल चीज़ों में भी इनको इम्यूनिटी दी गई है। कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अब क्या कंडीशंस है इसके ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो उसको किसी और मेंबर का क्या नहीं होना है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का ही, ठीक है, ठीक है। ही शुड वैकेट द सीट बिफोर अपॉइंटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल उनको अपॉइंट होना है, जैसे वीवी गिरी है। वीवी गिरी क्या है अभी हम देखेंगे आगे कि जब जाकिर हुसैन मर जाते हैं तब वीवी गिरी बेसिकली अपॉइंटेड एज अ क्या, प्रेसिडेंट, शायद लिखा है क्या, हाँ। तो वीवी गिरी को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़नी पड़ी थी अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो उसको बेसिकली किसी दूसरी पोस्ट पे नहीं होना है, ठीक है। 60 में 60 आ रहा है तो आप याद रख सकते हैं ओएथ और अफर्मेशन से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट को जो ओएथ दिलाएंगे, प्रेसिडेंट को जो ओएथ दिलाएगा वो कौन दिलाता है हमेशा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया। इसके बाद सारी ओएथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। हर किसी को प्रेसिडेंट ओएथ दिलाता है, आपको याद रखना है। इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है जैसा कि बताया सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको ओएथ दिलाएगा। अब इम्पीचमेंट की बात करते हैं। इम्पीचमेंट बेसिकली क्या है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, इतना आसानी से उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं किया गया है। और इलेक्शन में किस किसने पार्ट लिया था, इलेक्टेड मेंबर ऑफ MPs एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। बट यहाँ पर इसके इम्पीचमेंट की बात करेंगे। इम्पीचमेंट में यहाँ पर हमारे दोनों टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। ये बट कहाँ के होंगे, केवल ओनली लोकसभा और राज्यसभा के होंगे। स्टेट्स MLAs डू नॉट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट। ये लोग जो है कभी भी इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं। यस और नो, ओके आगे देखते हैं। हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर जैसा कि हमने इसको जो बोरो किया है, कहाँ से किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। अब जैसे इम्पीचमेंट जो चार्जेस होते हैं दे कैन बी इनिशिएटेड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट ये चार्ज को इनिशिएट करने के लिए वो जो भी हमारा इनिशिएट का सर्टिफिकेट या बिल होगा उसको 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस से साइन जरूर कराना है। अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और 14 डेज प्रायर नोटिस जरूर देना है प्रेसिडेंट को कि भाई आपके अगेंस्ट ये चार्जेस आ रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को हमने क्या है, इम्पीच नहीं किया है। आफ्टर दिस रेजोल्यूशन दूसरा हाउस जो स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेस, मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। 2/3 मेंबरशिप की आएगी तो सी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है इनको रिमूव करना। प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपेयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशंस, बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट इज अ क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस, ऐसा क्यों है, क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस क्यों है, बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है,
और पार्लियामेंट ही क्या कर रहा है, उसमें डिसीजन ले रहा है। अगर पार्लियामेंट ने रिमूवल कर दिया तो हो जाएगा, जबकि ये सारा काम किसका होना चाहिए, जुडिशरी का, जबकि पार्ट किसने लिया इसके अंदर, पार्लियामेंट में। सो दिस इज नॉट कंप्लीट जुडिशियल, क्वाज़ाई जुडिशियल, सेमी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट इसको कर रही है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को हमने क्या करा है, इम्पीच नहीं करा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया एमएलएज इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं बट इम्पीचमेंट में नहीं लेते। आर्टिकल 62 की बात करते हैं, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी। कभी भी अगर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, मान लो क्या हुआ कि रिज़ाइन कर दिया, डेथ हो गई, डाइड इन ऑफिस हो गए, तो हमेशा क्या होगा, विद इन कितने मंथ के अंदर कराना है हमें, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स टर्म। और जनरली इलेक्शंस हमेशा प्रेसिडेंट का जब भी टेन्योर पूरा होता है तो उससे पहले हमेशा क्या करना होता है, इलेक्शन ज़रूर कराने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। बट अगर कभी कभी जो वैकेंसी क्रिएट होती है तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन कराना है, डेथ रेजिग्नेशन से हो तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना है। अगर मान लो डेथ हो गई तो प्रेसिडेंट की जगह कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ओके। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा हमारा, ठीक है, तो हमारा कौन आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसा कि जाकिर हुसैन की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जाकिर हुसैन का। इफ CJI is also then the senior justice, ठीक है। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल देन CJI विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। और CJI भी नहीं है देन सीनियर मोस्ट। ऐसा कब हुआ था, जब जाकिर हुसैन डाइड इन द ऑफिस, या अपने ऑफिस के टाइम इनकी एक्सपायरी हो जाती है, मतलब ऑफिस के अंदर नहीं, मतलब ही वॉज अपॉइंटेड बट समहाउ ही डाइड, तो VV गिरी कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। VV गिरी बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है, ठीक। अब VV गिरी को इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट के लिए, तो इनको अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा तो उस टाइम के लिए किसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, M हिदायतुल्लाह, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड एज द क्या, प्रेसिडेंट। समझ आया। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज द शेड्यूल्ड एरिया। प्रेसिडेंट की एक ये पावर भी है। आपको टोटल पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 12, जिसमें से शेड्यूल नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड, शेड्यूल्ड एरिया एंड किससे रिलेटेड है ये, शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल्ड एरिया भी डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि उनके प्रेसिडेंट के आर्टिकल कहां से कहां तक थे, 52 से 62। वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल होंगे 63 से 71। 52 क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63 क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द, कौन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि स्पीकर का एक तरीके, सॉरी, राज्यसभा का क्या रहता है, ये स्पीकर भी रहता है वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ इनको एक एक्स्ट्रा काम भी दिया गया, ही विल क्या करेगा ये, ऑब्वियसली जब प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी है तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या काम दिया जाए, तो इनको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया कि भैया आप जब तक प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हो तब तक आप क्या रहोगे, आप स्पीकर ऑफ राज्यसभा रहोगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा, प्रेसिडेंट। सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। जैसा कि हमने बताया ये 6 ईयर्स के लिए मैक्सिमम इसको अपॉइंट कर सकते, वो सॉरी 6 मंथ के लिए रह सकता है ये, और विद इन 6 मंथ बेसिकली क्या कराना पड़ेगा, हमारा इलेक्शंस कराना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। और आर्टिकल 65 क्या कहता है, व्हेन देयर इज नो प्रेसिडेंट, कौन एक्ट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 क्लियर हो गया, 52 से 62, देन 63, 64, 65। 63 होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। 64 क्या कहता है, उसकी पावर्स के बारे में बता रहा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 65 क्या बता रहा है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है देन इसको एक्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट की तरह। नेक्स्ट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था जो
उसका इलेक्टोरल कॉलेज था। किसका इलेक्टोरल कॉलेज था? हमारा इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का था, जो किससे बना हुआ था मिलके? इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड एमपीज, एमएलएज, एमपीज लोकसभा राज्यसभा के, एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूटीज। दो यूटीज कौन से? दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहां पर जो इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात होगी, जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो किन चीजों से मिलकर बना होगा? ये केवल ओनली एमपीज से बना होगा, बोथ इलेक्टेड, ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहेंगे, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर को राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, जो लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड सर्विस से आते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो इनसे क्या मतलब हुआ हमारा? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्ट लेंगे ही लेंगे ना, वो कोई मतलब नहीं है। मेथड ऑफ इलेक्शन सेम मेथड चलेगा, दैट इज प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मैंने बताया था प्रेसिडेंट के लिए कितने प्रपोजर चाहिए, कितने सेकेंडर्स चाहिए? 50+50, 50-50 क्रिकेट। और यहाँ पर क्या हो गया? 20-20 T20 हो गया, यहाँ पर ODI हो गया, वनडे इंटरनेशनल। ओके, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 चाहिए। मल्टीपल प्रेफरेंस ऑफ वोटिंग, मल्टीपल प्रेफरेंस वही मैंने बताया ना, ABCD करके 4 कैटेगरी होती है, कोई भी बंदा वोट दे सकता है, उसके वोट फिर जनरली आगे वाले को ट्रांसफर हो जाते हैं। यस और नो? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगेन 35 ईयर्स होनी चाहिए। बस देखो, इसका और इन साहब का और प्रेसिडेंट साहब का दोनों का सेम है, एक चीज का डिफरेंस है, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, देन ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और वही सेम, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, रिजाइन करना है। टर्म ऑफ द ऑफिस कितना है? अगेन 5 ईयर्स। रिजाइन कैसे कर सकता है? वाइस वर्सा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है इस तरीके से। यस और नो? देखो, रिमूवल क्या है? रिमूवल, इसका जो रिमूवल होगा केवल कहां पर इनिशिएट होगा? राज्यसभा में। ये स्पेशल पावर्स में से एक है राज्यसभा की। पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी जितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी लोकसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में चाहिए, सिंपल मेजोरिटी किस में चाहिए? लोकसभा के अंदर। 14 डेज प्रायर नोटिस देना होगा, सेम चीज वहां पर थी, ठीक है। विल कंटिन्यू ऑफिस अंटिल द सक्सेसर टेक चार्ज, तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक सक्सेसर आ नहीं जाता। अगर ये चला भी गया तो वैकेंसीज कितने टाइम में हमें फिल करनी है, ठीक है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। जनरली जब भी हमारा जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे अभी राधा कृष्णन जी हैं, तो अगर उनकी जब भी एक्सपायरी हो रही है इलेक्शन की, मतलब जब भी उनके टेन्योर की एक्सपायरी हो रही है, तो उस एक्सपायरी होने से पहले हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा। बट समहाउ इफ ही रिजाइंस, तो विद इन हमें कितने टाइम में कराना पड़े? अराइजेस ड्यू टू देन इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वहां पर 60 उनकी ओथ से रिलेटेड था, यहां पर 69 इनकी ओथ से रिलेटेड है, ठीक है। ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम। आर्टिकल नंबर 70 कौन सा है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। अब मान लो इनसे, इनकी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आ गया, तो इसको फाइनल डिसीजन इसमें कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन भी लेता है, तो डिसीजन से पहले जो इन्होंने कोई भी एक्ट किए हैं वो हमेशा वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं है मान लो द्रौपदी मुर्मू को हटा दिया गया, तो उन्होंने जो पहले काम किए, बिल किए हैं, अप्रूव किया, उनको वापस निल कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 71 है वो, इस ऑल डिस्प्यूट्स जो है डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, तो एक्ट डन बाय द आर स्टिल क्या? वैलिड। पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है मैटर्स को, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग दैट पर्सन वाज इनकम्प्लीट। उसके बेसिस पे कभी भी, जैसे इलेक्टोरल कॉलेज है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बेसिस पे कभी भी हम क्या है उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हामिद अंसारी जी हैं, ठीक है। और ये 3 प्रेसिडेंट के अंडर इन्होंने बेसिकली काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कौन सी? जैसे पार्डन है, देखो आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर जैसे मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई अपना अर्जी को लेके जाना चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक हमारे पास ऑप्शन बचता है, कौन सा? प्रेसिडेंट के पास हम जा सकते हैं। सबसे पहले है पार्डन। पार्डन मतलब पी से आप याद रख सकते हो, कंप्लीटली पास, यानी कि उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया गया है, दैट इज पार्डन। कम्यूट, सी से याद रख सकते हो, चेंज, एक फॉर्म की पनिशमेंट को दूसरी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। रिमिशन पे आते हैं, रिस्पाइट,
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, रिस्पाइट से, रेस्ट से याद कर सकते हो, रेस्पिरेशन, मान लो उसको सांस लेने में दिक्कत है तो रेस्पिरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर, उसकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। एग्जांपल प्रेगनेंसी, तो रेस्ट से या क्या याद रख सकते हो, रेस्पिरेशन। ओके, रेमिशन होता है रिड्यूस कर देना, ठीक है, जैसे मान लो 20 साल की है पनिशमेंट तो 10 साल की बना दिया। रेप्राइव स्टे लगा देना टेम्परेरी ड्यूरेशन के, मान लो कोई कुछ भी चल रहा है, मान लो उसके डेथ पेनल्टी हो गई है या कुछ हो गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है, तो उस पर थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा देना। ओके, कंप्लीटली मतलब यहाँ पर पास कर दिया, फ्री हो गया। चेंज यानी कि जैसे मान लो डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 से 10 साल। मान लो यहाँ पर भी किसी को थी, मतलब किसी का बच्चा छोटा है, कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो 15 से उसको 10 साल कर दिया पनिशमेंट को। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, गवर्नर के पास भी प्रेसिडेंट होती है, बट वो गवर्नर सारी चीज़ों को सेम तरीके से कर सकता है, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी को और कोर्ट मार्शल को वो नहीं माफ़ कर सकता। डेथ पेनल्टी या फिर कोर्ट मार्शल, इसको क्या कर सकता है, इसको माफ़ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट गवर्नर की जो की गई है आर्टिकल नंबर 161 में दी गई है। डन, ये पार्डनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पी से पास, सी से चेंज, रेस्ट से रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है तो चेंज करते हैं, रेमिशन रिड्यूस करना, रेप्राइव क्या करना, थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा देना। ठीक है, जैसा कि ये सेम चीज़ है, डेथ सेंटेंस को और कोर्ट मार्शल को नहीं कर सकता, आर्टिकल 161 में दिया गया है। अब एक केस है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बताया गया था कि जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं है। मान लो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है चीज़ों को, ऐसा नहीं है वो फिर जुडिशरी उसको रिव्यू करेगा, बट अगर डिसीजन आर्बिट्रेरी लिया गया, मेलाफाइड है, इरेशनल, प्रेसिडेंट से किसी ने पूछा ही नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ बोला ही नहीं, उसने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है, तो उस केस में हम क्या है, इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है कॉलेजियम सिस्टम पे, बेसिकली जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो रिकमेंड करेगा, उसको अपॉइंट करेगा वो, ठीक है, हाई कोर्ट्स। ये क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन एनी फैक्ट और लॉ, हाउएवर द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग टू द ऑन हिम, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये वाली। एक्सरसाइज पार्डनिंग पावर्स इज मेंशन्ड अबव, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये हमारी कुछ लिस्ट है, थोड़ा ब्लर्ड हो गया ये वाला, तो नहीं लगता था। सबसे पहले कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का रेड कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, लॉन्गेस्ट सर्विंग है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 67, ये सेकंड प्रेसिडेंट भी बनते हैं इनके बाद। इनको याद रखना है, 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से एक कौन है, जिसमें से 3 लोगों को दिया गया था, कौन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर CV रमन। रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था, राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ओके, जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम है, और ये ऐसे हैं हु डाइड इन द ऑफिस, जिनको रिजाइन करना पड़ा, ठीक है, ये वाली चीजें। फखरुद्दीन अली अहमद है इनके बाद, एन संजीवा रेड्डी, सब अनअपोज्ड हैं, ये आज तक के ऐसे हैं जिनको बिना अपोजिशन के ही अपॉइंट कर दिया गया। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख हैं, फर्स्ट सिख हैं, ठीक है। और वेंकटरमन, ठीक है, ये बेसिकली कब थे, कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे थे, जब कोएलिशन की गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई तब ये थे। ये KR नारायणन जो है हमारे फर्स्ट कैसे थे, ये दलित, फर्स्ट दलित थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते थे ये। देन हमारी प्रतिभा पाटिल जी फर्स्ट वुमेन थी ये। प्रणब मुखर्जी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे एक टाइम पे। टेन्योर याद रखना है 2007 से कब तक है ये,
2012 तक, हमेशा 5 साल के। रामनाथ कोविंद ये सेकंड दलित थे, ठीक है। आज जैसे आज कौन है, द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू है वो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। वो कैसी है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। क्लियर है यहाँ तक, डन। आगे चलते हैं। देन ये किसकी लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की। सर्वपल्ली हमने देख लिया 1952 से वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, 2 बार रहे थे 52 से 62 तक, ठीक है। 62 से 67 जाकिर हुसैन रहे थे। ये सारी हमारी लिस्ट है, तो आपको लिस्ट याद रखनी है। मोहम्मद अंसारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है। देन तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने किसके बारे में देखा इसमें, जो हमने चीज़ों के बारे में देख रहे हैं वही चीज़ें देखी हैं। प्रेसिडेंट के बारे में देखा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखा। तो प्रेसिडेंट बेसिकली क्या है, ही इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो, केवल नाम का हेड है, ठीक है। रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। इसके इलेक्शन के बारे में देखा, इलेक्शन कैसे होता है उनका इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉलेज में केवल इलेक्टेड एमपीज होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एमपीज होंगे एज वेल एज एमएलएज ऑफ द स्टेट होंगे। जबकि वाइस प्रेसिडेंट में कौन होगा, जो हमारे इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के होंगे। सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट क्या रहता है, हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब वो नहीं होंगे तो उनको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।